हमें कैलस का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है जब वो बिल्कुल ख्वाब में था और उसके इर्द गिर्द धुआं ही धुआं था, लेकिन उसके हाथ वो खुल ही नहीं रहे थे। वो कहता है पता नहीं, मुझे लगता है मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके आगे कोई रोशनी थी। वो कहता है क्या क्या ये लाइट है? तो तब वो अपने हाथों को छुड़वा लेता है और उस तरफ भागने लगता है, लेकिन वो भाग ही जा रहा था। और तब वो उस रोशनी को पकड़ने लगता है और कहता है बस मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। और तभी उसकी आंख खुल गई थी। वो कहता है क्या ये अभी क्या हुआ? तो वो उठ के बैठ जाता है। वो कहता है अभी यहाँ पर हुआ क्या? और तब वो अपने कमरे को देखता है। वो कहता है ये मेरा कमरा है। तो फिर वो अपने बालों को सीक करते हुए कहता है शायद मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा, चलो कम से कम मैं उठ तो गया। और तब हमें कैलियोस का बचपन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मौत ने बचपन से उसका पीछा किया और उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उसकी माँ ट्रेजिक डेथ मर गई। लेकिन उसके बाद उसके डैड ड्यूक ने दूसरी शादी कर ली और उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आ गई। लेकिन उसकी स्टेप मदर का जो बेटा होने वाला था वो मर गया और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास हो गई और सबको लगता था ये सब कुछ कैलियोस की वजह से हुआ है। और उसकी स्टेप मॉम भी बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसने ड्यूक के बेटे को खोया था। लेकिन उसके बाद ही ड्यूक वो घोड़े से गिरे और बीमार हो गए। और जब ड्यूक की रेपुटेशन ग्राउंड तक गिर गई और सबको लगा उनके स्कैंडल्स फैल रहे हैं, तो वैसल के पास कोई चॉइस नहीं बची। उन्होंने मिसिस क्विलिन यानी कि उसकी स्टेप मदर को वहां का फैमिली इंचार्ज बना दिया। और उस वक्त कैलियो सिर्फ 2 साल का था। लेकिन उसके बाद मैडम कैलियोन को डची की जिम्मेदारी सौंप दी गई और तब उनको कैलियोस बहुत ज्यादा अनोय लगने लग गया। वो चाहती थी कि वो मर जाए, लेकिन वो मरता ही नहीं था। और उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि कैलियोस को मार सके। उन्होंने उसके खाने में जहर भी मिलाया और उसको मारने के लिए असैसिन भी भेजे, लेकिन फिर भी हर बार वो फेल हो जाती थी। और उस वक्त जब कैलियोस 12 साल का था तो उन्होंने उसको जंग में भेज दिया। वो चाहती थी कि जब वो जंग में जाए तो वहीं पर मर जाए, लेकिन कैलियोस वो शानदार विक्ट्री के साथ वापस आ गया और 16 साल की उम्र में ही उसने डची को दोबारा संभाल लिया और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। लेकिन उसने वार में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की थी और ये कैलियोस की परफेक्ट रिटर्न थी एक हीरो के तौर पर। लेकिन अभी एक और चीज थी, उसकी स्टेप मदर उनका एक और बेटा था जो कि तब बहुत ज्यादा छोटा था। तो कैलियोस का भाई उसको देखकर डर रहा था। तो वो सोचता है अच्छा तो अब इसका भी एक बेटा हो गया। उसने अपनी स्टेप मदर को वहां से निकालकर साथ वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। वो चाहता था कि वो अपने पूरे डेयर हार्ट डची को रीबिल्ड करे और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की और पिछले 10 साल उसने डची को रीबिल्ड करने में गुजारे और तब वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। लेकिन कैलियोस एक चीज बिल्कुल भूल चुका था कि उसकी स्टेप मदर अभी तक जिंदा है और वो दूसरे विला में रह रही हैं। आखिर में उन्होंने उसे जहर दिया और वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया। तो वो कहता है अच्छा तो फाइनली वही प्रॉब्लम थी है ना, लेकिन मैं कितनी देर से अनकॉन्शियस था। तो तब वो उठते हुए कहता है मुझे पता लगाना ही होगा क्या हुआ था, लेकिन मैं बहुत दिनों से उठा नहीं हूं ना, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। तब वो उठता है और अपनी शर्ट निकालता है और वो सोचता है शायद ड्रेसिंग रूम इस तरफ है, क्या मुझे इधर जाना चाहिए? और फिर वो अपने हाथ को देखता है और कहता है आई एम श्योर यहाँ पर एक स्कार था, लेकिन वो कहाँ पर गया? और वो सोचता है डार्क मैजिक से जो स्कार बनते हैं वो तो हमेशा रहते हैं ना, वो कभी हील नहीं होते, चाहे कोई डिवाइन पावर हो या मैजिक पोशन हो। लेकिन मैंने तो कुछ भी यूज नहीं किया और जब मैं अनकॉन्शियस था तो शायद ये तब हुआ था, लेकिन ये हुआ कैसे? तब वो आंखें बंद करता है और खिड़की से बाहर देखता है। वो कहता है एटलीस्ट मैं उठ तो गया हूं ना, बस यही मैटर करता है। तो तब वो कपड़े पहनता है और बालकनी में जाता है। वो कहता है मुझे पता लगाना ही होगा और तब वो बालकनी से कूद जाता है और फिर वो पहुंच चुका था अपने बटर के पास। तो वो कहता है ड्यूक क्या आप ठीक हैं? तो ड्यूक कहता है तुम कैसे हो अडोल्फ, हम बहुत दिनों बाद मिले। तो वो कहता है माई ग्रेस मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप जाग गए हैं। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी ग्रीटिंग्स बाद में लूंगा, लेकिन पहले मुझे डच्ची की सिचुएशन के बारे में बता दो। वो कहता है जी बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप बेहोश हुए उसके बाद डचिस साइड विला से मेन विला में आ गई और तब से वही इस हुकूमत को संभाल रही हैं। लेकिन आपके सारे नाइट्स उनको एक्सपेल कर दिया गया और सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। और ब्लैक लाइन नाइट्स जो कि विक्ट्री की वजह बने थे, जिन्होंने जंग जीती थी, उन सबको डिसबैंड कर दिया गया और वो लोग कहीं और फैल गए। तब कैलियो सोचता है क्या मेरे प्राउड और रॉयल मैन वो सब लोग, उन सबको ऐसे हटा दिया गया जैसे कोई कांटा हो? लेकिन लेडी ने ऐसा किया क्यों? तो वो कहता है आखिर मैं कितने दिनों से बेहोश था? तो बटर कहता है आप 6 महीनों से बेहोश थे। वो कहता है लेकिन ये टाइम तो उनके लिए काफी होगा ना कि वो पूरे कोर्ट को संभाल ले, क्या इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे जानना है? तो वो कहता है जी बिल्कुल, सारे सर्वेंट्स जो पहले आपकी देखभाल करते थे उनको रिप्लेस कर दिया गया और इसके अलावा एक और आदमी यहाँ पर आया जो डॉक्टर है और उसका नाम हेल्कन है, वो आपका पर्सनल फिजिशियन है। और फिर वो डरते हुए कहता है और इसके अलावा एक और बात भी है। वो कहता है एक और बात? बोलो क्या है? तो वो कहता है आपकी शादी हो चुकी है। तो कैलिस कहता है क्या मेरी शादी हो चुकी है? लेकिन कैसे? मैं तो बेहोश था ना, तो कैसे हो गई और किससे हुई? और उसके बाद हमें डायरेक्टली 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिस की मदर इन लॉ कहती है मैंने सुना तुमने सारा काम अच्छे से किया एलिस। तो एलिस कहती है जी जी बिल्कुल, आपने मुझे कहा था ना तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो उसकी मदर इन लॉ कहती है अच्छा
तो अब से कैली उसके अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करना। तो डॉक्टर भी वहां पर था और उसको पसीना आ रहा था। तो फिर वो कहती है वैसे भी अब तुम उसकी वाइफ हो तो ये नेचुरल है कि तुम उसकी देखभाल करो। तो वो कहती है जी जी मदर बिल्कुल। फिर वो कहती है और वहां पे जो जेंटलमैन लेटा हुआ है ना मेरा बेटा, उस पर तुम्हें नजर भी रखनी होगी। तो डॉक्टर वहां चुप बैठा था। तो हमारी एलिस को बुलाती है, कहती है डॉक्टर कैलियोस। तो वो कहता है जी। तो वो कहती है अगर तुमने मेरे साथ ट्रिक खेले तो तुम मर जाओगे। तो डॉक्टर कहता है क्या मैं मर जाऊंगा, लेकिन क्यों? वो कहती है वेल मैं चाहती तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हें डराना जरूरी भी है, और वैसे भी पॉइजन प्लांट के अलावा मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। वो सोचती है असल में जब मैंने नावल पढ़ा था तब उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में मुझे पता चल गया था, और जो शॉप का नाम था वो तो मुझे हमेशा याद रहता था। आखिर ऐसा नाम कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी वजह से मेरे पास एक एस्केप रूट आ गया। अब तो मैं बच सकती हूँ ना अपनी मौत से। उसकी मदर इन लॉ वहां कहती है मेल्टिन यंगे ने एक लेटर भेजा है ड्यूक को, और ये कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और तुम्हें इसको प्रॉपरली हैंडल करना होगा। तो हमारी कहती है क्या वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या सच में वो अभी यहाँ पर आ रहे हैं? उसके थोड़ी देर बाद वो बालकनी में सर झुकाए बैठी थी। वो कहती है ओ नो उनको अभी यहाँ पर आना था। तो उसकी मदर इन लॉ ने उसको कहा था मेरा बेटा बहुत दिनों बाद यहाँ पर आ रहा है तो तुम्हें अच्छे से काम करना होगा, वैसे भी उसके डेब्यू से पहले वो यहाँ पर रहना चाहता है। तो वो सोचती है आखिर उसका बेटा यहाँ पर क्यों आ रहा है, वैसे भी वो ड्यूक के मरने के बाद आया था तो अभी क्यों? तो फिर वो कहती है एक मिनट कहीं ओरिजिनल काम खराब तो नहीं हो गया मेरी यानी की वजह से। और वो सोचती है इस नावल का टाइटल जो मैंने पोजेस किया है उसका नाम था ऑफरिंग अ क्राउन टू यू। इसकी स्टोरी सीना मेल्टिन के गिर्द घूमती थी जो कि फीमेल लीड थी और उसके लाल बाल थे। और उस कंटेंट में मेन स्टोरी कुछ इस तरह चलती है कि सीना मेल्टिन जो अपने कजन के गुजरने का सुनकर यहाँ पर आई थी वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और उसको लगा था ये मौत सस्पिशियस है। लेकिन कैलियोस का फ्यूनरल आराम से गुजर गया और उसको इसी वजह से वहां पर शक हुआ। और जब मुझे यानी कि एलिस को वहां कटघरे में लाया गया तो तब पता चला कि ड्यूक को पॉइजन दिया गया था। लेकिन वो सोचती है इसमें अकेली ये नहीं शामिल होगी, इसके साथ कोई और भी शामिल होगा। और तब उसने ड्यूक की मौत के पीछे के राज को पता करना चाहा और नेचुरली उसने सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ को टारगेट किया और तब उसे उनके खिलाफ एविडेंस भी मिल गया। लेकिन इसकी वजह से वो विलन के चंगुल में आ गई और इसी वजह से ड्यूक की फैमिली को एम्पायर से गायब होना पड़ा और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। और तब वो बाजार में फिर रही थी ताकि उसको स्पिरिट्स का पता चल सके, ताकि ड्यूक की जो बदनामी हुई थी उसको रिकवर कर सके। लेकिन तभी अचानक उसको वहां पर बेहोश हालत में थर्ड प्रिंस मिला और तब उसने उसकी देखभाल की और उसको घर ले आई और इस तरह वो दोनों आपस में प्यार में पड़ गए और फिर उनकी हैप्पी एंडिंग हो गई, दोनों हंसी खुशी रहने लग गए। लेकिन इस स्टोरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हैप्पी एंडिंग सिर्फ उन दोनों के लिए थी, साइड कैरेक्टर विलन और सब के लिए वो सिर्फ एक बुरी एंडिंग थी और मेरे लिए भी। और वो सोचती है इसीलिए कमेंट सेक्शन में सब लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे थे उनको। और वो सोचती है मेल्टिन योंगे ड्यूक का छोटा भाई और थर्ड प्रिंस और बाकी सब के सब मर गए, लेकिन मुझे इन सब के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, मैं जीना चाहती हूँ। इसलिए शायद मैं इन इवेंट्स के स्टार्ट होने से पहले यहाँ से चली जाऊँ और मैं कहूंगी गुड बाय एवरीवन, मैं तो अपनी खुशी को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है बस मुझे यहाँ से निकलना होगा, बस ड्यूक को सेव करूंगी और उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगी। वो कहती है लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। और फिर वो चिल्ला कहती है क्या जिंदा रहने के लिए कोशिश करना गलत है? और अगर किसी ने ये सोचा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो वो बालकनी में खड़ी चिल्ला रही थी लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखा रहता है और हमारी हीरोइन अपने बाल कंघी कर रही थी। वो कहती है तुम्हें तो ड्यूक के पास नहीं जाना था? तो वहां पर उसकी वही मेड थी। वो कहती है जी बिल्कुल, लेकिन मैडम ने कहा है कि आप भी मेरे साथ चलें। वो कहती है अच्छा ठीक है, इसकी मैडम और ये। तो मेड कहती है आप भूल तो नहीं गई कि आपको जल्दी जाना है? वो कहती है हाँ हाँ चलती हूँ मैं, वैसे भी हम जल्दी चलते हैं। और उसके बाद सीन चलता है और हमें ड्यूक का कमरा दिखा रहता है और ड्यूक वहां पर पुशअप कर रहा था और फिर उसे अपने बटलर के साथ की बात याद आती है जो कहता है बिग मैडम ने आपके लिए एक नर्स और एक लेडी का इंतजाम किया है और जब आप अनकॉन्शियस थे तो आपकी मैरिज करवा दी गई। तो कैलियोस कहता है क्या? वो भी तो यहाँ पे फोर्स मैरिज के तौर पर आई है ना, और वैसे भी वो अपने फुट यहाँ पर अटैच करने की कोशिश करेगी, वो मेरी देखभाल नहीं करेगी। तो कैलियोस कहता है हाँ हाँ लेकिन उनको यहाँ पर आए हुए 2 दिन ही हुए हैं। तो कैलियोस कहता है क्या 2 दिन? अडोल्फ इस बात को सीक्रेट ही रखना कि मैं होश में आ गया हूँ क्योंकि मैं उन पर नजर रखना चाहता हूँ। तो वो कहता है क्या? लेकिन ऐसा करना जरूरी तो नहीं है। वो कहता है हाँ लेकिन इस वक्त ड्यूकडम वो लेडी क्विलन के अंडर है और इस वक्त अगर मैं जाग गया तो वो और स्पिरिट्स को ढूंढेगी ताकि मुझे जहर दे सके, लेकिन इसकी वजह से मैं उनके जाल में फंस जाऊंगा, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। तो बटलर कहता है जी बिल्कुल मैं समझ गया। और फिर वो कहता है मुझे उस औरत के बारे में सब कुछ बताओ, वो जो मेरी बीवी बनी है और जो डचेस बनी है। तो वो कहता है जी बिल्कुल, उसका नाम है एलिस और वो वाइकांट फोर्डरी की बेटी है और वैसे भी वो अपने घर में निगलेक्ट होती थी, उसको कोई पूछता नहीं था। तो वो कहता है अच्छा, तो एक ऐसी लड़की जिसको अपने घर में कोई नहीं पूछता था उसको यहाँ पे भेज दिया गया, शायद वो भी मुझे मारने में साथ साथ ही है। लेकिन तभी उसके कदमों की आवाज आती है। वो कहता है क्या? तो तब हमारी हीरोइन वहां चल के आ रही थी लेकिन जब वो कमरे में आती है तो कमरे में अंधेरा था। वो कहती है
यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो तब वो ड्यूक को देखती है तो ड्यूक वापस से अपने बेड पे लेटा हुआ था। तो ड्यूक सोचता है ये कितना सारा रिस्की है। तो तब हमारी रोन सोचती है मुझे पता ही अनकॉन्शियस है लेकिन फिर भी इसको सनलाइट की तो जरूरत पड़ती ही होगी। तो तब वो खिड़की के पर्दे खोल देती है। वो कहती है गुड मॉर्निंग कैलियोस, और फिर वो कहती है तुम तो आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। लेकिन कैलियोस वो सोचता है ये लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो वास्तव कहती है क्या ऐसा ही होता है जब बिल्कुल परफेक्ट आदमी आपके सामने हो? तुम तो बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह लग रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट। तो कैलियो सोचता है ये क्या बात कर रही है, ये आखिर कर क्या रही है, ये मुझे स्टैचू कह रही है, हैंडसम कह रही है या कुछ और सच में ये मेरी तारीफ कर रही है या मुझे जहर देने की कोशिश कर रही है। और हमारी हीरोइन वो तो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि ड्यूक कॉन्शियस था। ओहो, बाद में तुम्हें कितनी एम्बेरसमेंट होगी ना, बेचारी एलिस। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।